हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा और इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। तो इस सेक्शन के हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मीडियम और शॉर्ट आंसर रेंज के आंसर्स हैं। तो मीन्स ये 1 मार्क या 2 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन है, उसको प्रेस करना है आपको और बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे ये होता है कि जो भी हम अभी इसके बाद जो पार्ट्स हम अपलोड करेंगे वीडियोस के, वो उसका अलर्ट आपको इजिली मिलता रहेगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कैसे होता है, कहां से जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इससे पहले हम समझते हैं। तो ऑस्मोसिस होता है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? वाटर का फ्लो होता है। तो डाइल्यूट आप समझ गए होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कम होते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। और ये इजी है समझने के लिए। लेकिन एक और आपका वे है समझने का कि फ्लो तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन तो यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है? डाइल्यूट के केस में वाटर। देखो डाइल्यूट है तो वाटर ज्यादा है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर फ्लो होता है। तो जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है वो तो ऐसे ही होगा, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट कह रहे हैं, मीन्स डाइल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहां पे बात कर रहे हैं वाटर की। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जब वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में तो क्या होगा, ये यहां से फ्लो होता रहेगा और यहां एड ऑन होता रहेगा। जो एक सेटअप होता है इसका, एक इक्विपमेंट, उसमें आप देखेंगे कि ये हम ऐसे एक इक्विपमेंट लेते हैं। यहां पे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पुट करते हैं इस पे, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, या आप डायरेक्ट इसको वाटर भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने वाटर ले लिया सपोज ये वाला, और इसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो आपका इन्वर्टेड कप शेप्ड जो आपका इक्विपमेंट है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। ग्लूकोज और वाटर भी ले सकते हैं आप। तो यहां पे कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, वाटर इसके अंदर एंटर करता रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एंटर करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, और जब ये एंटर करता रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये रेज होगा। ये कॉलम में वाटर मीन्स सॉल्यूशन रेज होगा और सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा एट इक्विलिब्रियम, जहां पे कि ये पार्टिकल अगर अंदर जाते हैं, अगर एक H2O अंदर जाता है तो इसका भी एक H2O बाहर आएगा। मतलब अभी जो फ्लो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सेम टाइम जब ये वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो रहे हैं ये, तो एक प्रेशर जनरेट होता है। ऊपर से दिस इज ओपन, तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि फ्लो को स्टॉप कर देता है, मतलब जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन का ऐसा प्रेशर है विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इससे डिनोट करते हैं, और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट नहीं करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू MRT। इसका ये कहां से फॉर्मूला आया वो हम अभी कमिंग जो क्वेश्चन है उनमें समझने वाले हैं। यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, M मोलैरिटी है, ये याद रखेंगे, ये मोलैलिटी नहीं है, दिस इज मोलैरिटी। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। R इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.082 ATM मोल टू द पावर -1 केल्विन पावर -1, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इन केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A solution concentration is expressed in molarity and not in molality while considering osmotic pressure। अभी हमने ऊपर देखा कि osmotic pressure में हम क्या ले रहे हैं, osmotic pressure में हम लेते हैं molarity। molarity होता है N by moles of solute in liter of volume liter of solution। तो यहां पे हम इस टर्म में लेते हैं, इसको molarity के टर्म में लेते हैं। तो इसमें कुछ चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर हम मोलैलिटी एंड मोलैरिटी की बात करें तो देखो, मोलैरिटी का जो रिलेशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मैं N2 लिख रही हूँ इसके लिए, और वॉल्यूम के साथ। तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोलैलिटी जो होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है ही नहीं, उसमें मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, तो उसमें मास है, तो अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये मोलैलिटी। तो लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हम मोलैरिटी ले रहे हैं तो हमको टेम्परेचर से कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता यहां पे। क्यों नहीं होता, वो भी आगे एक क्वेश्चन का और एक्सटेंशन है, पहले समझते हैं इसको कि हम मोलैरिटी ले रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक लार्ज आपका वैल्यू देने वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर रख के, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अदर वेरिएबल्स का, स्पेशली जैसे हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास का। तो अब यहां पे जब टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमको मोलैरिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मोलैरिटी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा बहुत ज्यादा। वैसे भी जो बड़े आपके पॉलीमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे या हाई टेम्परेचर रखते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो वैसे भी वो टेम्परेचर वाला इश्यू तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अदर जो थिंग है वो ये है कि हम जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट आर के टर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो हमको मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कैसा कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, हमको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है इन द टर्म ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन वैसे भी मोलैरिटी के लिए ही होता है एक्सप्रेशन, तो इसलिए हम इसमें मोलैरिटी लेते हैं। यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फ्रैक्शन n डिवाइडेड बाय v करस्पॉन्ड टू द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन डिसोशिएटिंग और टोटली डिसोशिएटिंग, कैसे भी टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, उनके लिए हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1 divided by 273rd for each degree of temperature increases। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना इंक्रीज होता है, इतने का इंक्रीज होता है। हर एक एक डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इतने का इंक्रीज होता है टेम्परेचर का। तो ये जो इंक्रीज है एक तरीके से कम है, ठीक है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आर मेड एट स्पेसिफिक, ये इंक्रीज तो होता है लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो मोलैरिटी के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। इन दिस केस एम रिमेन्स कांस्टेंट, देखो लिखा भी है इसमें कि एम कांस्टेंट रहता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हमको, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखा है हमने यहाँ पे, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो मोलैरिटी होती है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता मोलैरिटी में। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इस पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मास है ना, तो मास पे तो मास उतना ही रहेगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होता है, तो ये तो चेंज होता है, इसलिए ये डिपेंडेंट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई टफ पेपर सेट होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसको कैसे लर्न करना है, हमको कॉन्सेप्ट से ही लर्न करना है, उसके बाद ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, राइट इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आप इन पे ध्यान देंगे, इनको भी मार्क कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इनके आने के चांस होते हैं काफी। तो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन आपको बतानी है जो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है डेल्टा टीबी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में ले रहे हैं हम, मोलैलिटी के टर्म में ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। तो आपको ये रिलेशन बता देना है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। आप जितना मोलैलिटी बढ़ाएंगे इसका डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा। मोलैलिटी होते हैं सॉल्यूट्स कितने हैं, इसका मतलब आप जितना सॉल्यूट बढ़ा रहे हो पर आपका केजी ऑफ मास, तो उतना ये डिफरेंस आएगा। तो ऑब्वियसली वो आएगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है डेल्टा टीबी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ऐसा लिखेंगे भी आप। फिर आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के केबी लिखेंगे। केबी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आप सारे ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन पे छोटे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं केबी को, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, a 0.1 molality solution of K2SO4 in water has freezing point minus 4.3 degree Celsius. What is the value of want of factor? हमको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ KF दिया हुआ है यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल एम मोलैलिटी दी है 0.1 m, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है हमको, मतलब ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन के आपके फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है कि जो सॉल्यूशन को जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो -4.3 डिग्री सेल्सियस पे इसका फ्रीजिंग होता है। वाटर का केएफ जो ये वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में आएगी कि जब सारी चीजें यहाँ पे हमको कुछ कन्वर्ट तो नहीं करना है, तो ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये है, ये फॉर्मूला ये है इसका, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई करते हैं वांट ऑफ फैक्टर से, इनटू, और ये फॉर्मूला हमारा KFM, ठीक है। यहाँ पे M मोलैरिटी, हमको I फाइंड करना है, तो ये एक्सप्रेशन होगा फिर I के केस में। तो अभी हमको डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF है जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका फ्रीजिंग कितने में होता था। अगर वाटर है ये तो उसका फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। माइनस दूसरा वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अब जब हमने इसमें K2SO4 ऐड कर दिया, पहले वाटर था तो इसका फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होता था, अभी हमने वाटर में K2SO4 ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग कितने में होगा? इतने में होगा, मतलब डिप्रेशन आएगा उसमें -4.3 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 माइनस 273 प्लस 4.3 को केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आप माइनस करोगे तो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है हमको। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं 4.3 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको क्योंकि यहां पे भी केल्विन है। अब इसके बाद डेल्टा TF कैलकुलेट होके आया 4.3 केल्विन। KF की वैल्यू दी है, M जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू दी है, वेरिएबल ये यूनिट सारी कट हो जाएंगी, केल्विन केल्विन, kg मोल के साथ यहां पे मोल होगा, 1 मिनट, kg मोल -1, ठीक है। ये मोल से कट हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी I की 23.1। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू किसकी आई है। ये आई है K2SO4 की वैल्यू। तो K2SO4 डिसोशिएट का K2SO4 का आई फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता है बड़ा, इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो वैल्यूज में जो क्वेश्चन में आपके गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि देखो K2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो ये कितने मोल्स में डिसोशिएट होगा, ये कितने पार्ट्स बनेंगे इसके, 2K प्लस बनेगा और 1 SO4 -2 बनेगा। इसका मतलब टोटल कितने डिसोशिएशन हो रहे हैं, आई कितना आना चाहिए इसका, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 23 आ रहा है, काफी हाई वैल्यू है। तो अभी इसमें ये वैल्यू तो करेक्ट है, ये वाला वैल्यू जो KF है वाटर का, दिस इज करेक्ट। तो बाकी और कौन एक्सप्रेशन बचता है हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन बचता है। तो आई थिंक ये 0.43 होना चाहिए। अगर 0.43 होता तो फिर भी 2.3 वैल्यू यहाँ पे इसकी आ जाएगी, तो मे बी थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा वैल्यू। एनीवेज, तो जो भी हमको यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 23.1 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अभी हमने देखा K2SO4 देखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो K2SO4 का डिसोसिएशन हुआ और वो सॉल्यूशन में उसने 3 पार्टिकल्स बना दिए। अगर K2SO4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्या करता, वो सॉल्यूशन में वो एक ही रहता, मतलब आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट एक K2SO4 लिया और वो एक ही है सॉल्यूशन में, एंड अकॉर्डिंगली हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4 तो वो डिसोशिएट होके 3 हो जा रहा है, 3 टाइम्स। इसलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हम क्या कर रहे थे, आई का जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो एक्चुअल में वो 3 के अराउंड होना चाहिए था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि डिसोशिएट नहीं होते हैं तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज सच रहती हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक, जैसे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का पार्टिकल कैसा है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये एक कैसा पार्टिकल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले, इसके सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट है, तो ये डिसोशिएट नहीं होता है। तो ये आपने अगर इसके 10 पार्टिकल्स लिए तो आगे सॉल्यूशन में 10 ही रहने वाले, कितने मोल्स होने वाले हैं इसके, 10 ही मोल्स होने वाले हैं, तो कैलकुलेशन 10 मोल्स के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर इसकी जगह आप 10 NaCl लेते हैं तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये 10 Na+ बनाएगा और ये 10 Cl- बनाएगा। तो टोटल जो मोल्स हैं आयंस के वो 20 मोल्स हो जाएंगे, मतलब आपने 10 लिया और वो 20 हो गया, डबल आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलैलिटी के रेफरेंस में पढ़ते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो वो चेंज होगा, यहां पे हम लिखेंगे कि कितना चेंज हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 2 के फैक्टर से चेंज होते हैं, यहाँ पे 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी सारी, क्योंकि आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1 टाइम आएगा, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आई,
2 हो गया, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये वांट ऑफ फैक्टर होता है आई। एक और चीज बताते हैं इसमें कि इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोलाइट होते थे वो डिसोशिएट हुए और उन्होंने कैलकुलेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर बना दिया, आप सिंपल कैलकुलेशन करिए और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोशिएशन। जब डिसोशिएट हो गया हमारा कंपाउंड, तो उसके बाद कितने पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं, सारे टोटल पार्टिकल्स हम ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय कितना फॉर्मूला यूनिट लिया। सपोज हमने 1 फॉर्मूला यूनिट लिया, 1 फॉर्मूला यूनिट लिया और वो डिसोशिएट होके कितना टोटल पार्टिकल्स बन रहा है, वो ये इसका वैल्यू होता है। इसमें से अल्फा डिसोशिएशन कांस्टेंट है, तो ये डिसोशिएशन का वैल्यू बताता है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बताता है, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बताता है। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये इनका रिलेशन होता है। और आई इज इक्वल टू ये 1 है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है। इसको आप अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, दिस इज, ये लिखा भी है इसमें, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, ठीक है। और ये नंबर ऑफ मोल्स, तो ये रिलेशन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following solutions will have higher freezing point, depression and why। अब यहाँ पे 2 सॉल्यूशन दिए, ए दिया है 0.1 मोलैरिटी सोडियम क्लोराइड, एक दिया है 0.05 मोलैरिटी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो वन बाई वन मैंने कंपैरिजन करके इसका लिखा हुआ है, तो समझेंगे इसको। क्वेश्चन है कि इन मोलैरिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो इतना है, मतलब 0.1 मोल्स हैं NaCl के 1 kg सॉल्वेंट में, और यहाँ पे 0.05 मोल्स हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 kg सॉल्वेंट में। तो मोल्स में डिफरेंस है इनके, इनमें से किसका हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अगेन जो फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला के साथ क्या करना पड़ेगा, हमको आई को मल्टीप्लाई करना है। तो आई की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब किसका आई ज्यादा आता है, बस हमको ये चेक करना है। तो 0.1 मोलैरिटी NaCl, फॉर 0.1 मोलैरिटी NaCl क्या एक्सप्रेशन होगा, इसका मतलब है कि 0.1 मोल ऑफ NaCl 1 kg मास सॉल्वेंट में, इसको आप ऐसे लिखेंगे। देखो ये डिसोशिएट हुआ, 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, इसने क्या किया 0.1 मोल्स ऑफ Na और 0.1 मोल्स ऑफ ये बना दिया दोनों, मतलब टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हैं, इतने। ये तो डिसोशिएट हो गया ना, तो एक ये है और एक ये पार्टिकल है, मतलब 2 पार्टिकल्स हैं इसमें। और मोल्स के टर्म में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो मोल्स कितने हैं 0.1 ये 0.2 मोल्स है। ये जो पार्टिकल है 0.1 मोल है, ये जो पार्टिकल है 0.1 मोल है, तो टोटल हो गए 0.2 मोल ऑफ टोटल पार्टिकल्स। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे इसमें, इसके देखते हैं। तो इज इक्वल टू का साइन है ये, इसका मतलब है कि 0.05 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 kg मास सॉल्वेंट में है। डिसोशिएट होकर आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, La3+2 पार्टिकल्स में डिसोशिएट होगा, SO4 2-3 पार्टिकल्स में डिसोशिएट होगा। तो ये यहाँ पे कितना मोल है, ये 1 मोल नहीं है, ये है 0.05 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये यहाँ पे डिसोशिएट होगा, Al यहाँ पे कितना है, Al यहाँ ये पूरा जो आपका मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल कितना है, ये 0.05 मोल, ठीक है। तो 0.05 मोल के 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे Al2 है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 पार्टिकल्स इंटू 2 हो जाता है। ये जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये जो नंबर्स हम आगे से पुट करते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमको कितना मिला 0.1। ये टोटल कितना है इसमें, एल्यूमिनियम 3+, ये है 0.1 मोल्स, और ये है 3 जो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 0.15 मोल्स। तो टोटल इसके मोल्स कितने होंगे, हम ऐड कर देंगे इसको, तो 0.25 मोल्स, इससे थोड़ा ज्यादा है। तो भले ही ये इसका जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ इसके मोल्स कम लिए हमने, लेकिन एंड रिजल्ट क्या मिला हमको, इसकी ज्यादा मोल्स मिले। क्यों ज्यादा मिले, क्योंकि ये डिसोशिएट ज्यादा पार्टिकल्स में होता है। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस होता है डिसोशिएशन का, और इससे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं कैलकुलेशन की। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका नंबर ज्यादा आएगा, भले ही हमने कम मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया था इसका, तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे। तो Al2SO4 contains more particles and it has maximum value of delta TF। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ज्यादा बड़ा नंबर आएगा इन कंपैरिजन टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कम हमको वैल्यू मिलेगी। 8th क्वेश्चन है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूशन
जिसने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेन किया है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वो वेपर प्रेशर कम, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम बनाने के लिए सिस्टम को फोर्स करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनमें से ये जो पार्टिकल है इसके भी वेपर बनते हैं, ये इसका वेपर बन गया, इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके भी वेपर बनते हैं, ये इसका वेपर बन गया, और ये कंटेनर हमने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों के वेपर बन गए। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये वॉलेटाइल हैं, वेपर्स बनाते हैं और ये वेपर बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये पार्टिकल है, इसके तो वेपर बनते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक ऐसा पार्टिकल है, सर्कल बना देते हैं इसको थोड़ा बिग ऐसे, ये नॉन वॉलेटाइल है, इसके नहीं बनते हैं। ठीक है, ये लिक्विड की लेयर है, ये हमने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया ऐसे। तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल क्योंकि खुद ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपर नहीं बनाता, ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो जब ये इसमें सॉल्युबल हुआ होगा, तो इस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी फोर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसने इसको कनेक्ट कर दिया, बांध दिया, खुद से कनेक्ट कर दिया। तो अब जब ये हीट एनर्जी गेन करके वेपर बनाने के लिए ट्राई करेगा, ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, तो ये पार्टिकल इसको नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने 2 पार्टिकल्स लिए हैं, तो 2, सपोज यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं और ऐसे ये 4 को कनेक्ट कर दिया, तो 4 में से वेपर बस एक जाएगा, ये एनर्जी बैरियर ब्रेक करके। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो लोअरिंग हो रहा है ना वेपर प्रेशर का। अगर मैं यहाँ पे 4 पार्टिकल्स बनाती हूँ तो मतलब इसमें से 2 वेपर बना रहे हैं, इसमें से 2 वेपर बना रहे हैं, चलो यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे वेपर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वेपर कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स नहीं, ये खुद वेपर नहीं बनाते और थोड़ा सा दूसरे पार्टिकल पे भी अफेक्ट डालते हैं जो वेपर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको रॉल्ड्स लॉ एक्सप्लेन करता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। ये अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो नॉट वाला एक्सप्रेशन होता है वो प्योर कंपोनेंट के लिए होता है। ठीक है, तो अब प्योर कंपोनेंट मतलब अगर ये स्मॉल डॉट वाला सपोज ये वाटर है, तो वाटर को जब आप सेपरेट, आप इसको बॉयल करते हैं तो इसके वेपर बहुत अच्छे से बनेंगे, खूब सारे वेपर बनेंगे। तो इसका जो वेपर प्रेशर जब ये आपके प्योर फॉर्म में था, इज इक्वल टू, सॉरी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही तो ये सॉल्यूशन के में अपना वेपर बनाएगा। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तो हम रेफरेंस के उसमें ले रहे हैं फॉर्म में, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे। इसका मतलब इसका रोल है यहाँ पे कि जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में होंगे, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कहाँ है, सॉल्यूशन में है, इन सॉल्यूशन। मतलब ये दूसरा जो सेकंड कंपोनेंट है उसके इन्फ्लुएंस में भी है, वाटर। तो जब प्योर फॉर्म में तो ज्यादा वेपर बनाता है, जब ये सॉल्यूशन के साथ किसी और कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में है तो ये कम वेपर बनाएगा। लेकिन कितना बनाएगा वो डिपेंड करेगा इस पे, x1 पे। ठीक है, तो रिपीट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जब वो प्योर फॉर्म में था, मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन, what is the effect of boiling point of water if 1 mole of methanol is added to 1 decimeter cube of water? Why? अगर आप वाटर में अल्कोहल आपने ऐड कर दिया, अब अल्कोहल्स कैसे होते हैं, देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, या अगर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड और ये सब, दीज ऑल आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स जो हम इसमें डिजोल्व कर रहे हैं। ग्लूकोज का तो वेपर नहीं बनता, सुक्रोज का वेपर नहीं बनता, सॉल्ट वेपर नहीं बनाता है, तो दीज ऑल आर नॉन वॉलेटाइल, जो कि वाटर को भी वेपर बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ ऐड करते हो जो खुद बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर का, जैसे अल्कोहल्स वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, तो अगर CH3OH आप ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा इसमें कि जब हम CH3OH ऐड करते हैं वाटर में, क्योंकि तो CH3 बीइंग मोर वॉलेटाइल इन नेचर और उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वाटर से, तो वो तो वाटर से पहले ही टेम्परेचर में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देता है।
तो ये वेपर बनाना पहले ही स्टार्ट कर देता है। तो जब ये वेपर बनाना पहले स्टार्ट कर देगा तो इट इज काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशन मिलेगी वाटर पार्टिकल्स को कि पूरे सिस्टम में जो हीट होगी वो एक्सपेक्टेड टू इन कंपैरिजन टू जब वाटर प्योर फॉर्म में था उसके रेफरेंस में वाटर पार्टिकल्स को भी एक पुश मिलेगा और जो बॉइलिंग है वाटर का वो अदर देन 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बस बिल्कुल वही चीज है। अगर हम एज अ लेमैन समझें कि नॉन वॉलेटाइल इसको रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है, और ये इतना ज्यादा फास्ट मूविंग है कि ये खुद जा रहा है और अपने पीछे पीछे वाटर पार्टिकल्स को भी जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, जल्दी ले जा रहा है, टाइम से पहले ले जा रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। एडिशन ऑफ मिथेनॉल इंक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो आप ये 2 पॉइंट में लिख सकते हैं। लास्ट 10th क्वेश्चन है, which of the 4 colligative properties is most often used for molecular mass determination? Why? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगेन आप इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। देखो 4 colligative प्रॉपर्टीज हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन है कि सारी प्रॉपर्टीज में हम मॉलिक्यूलर मास चेक करते हैं, M2 चेक करते हैं। ठीक है, हम वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास चेक करने के लिए हेल्प होती है, तो सब में चेक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है आपका कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम यूज करते हैं इसमें, मतलब 4 प्रॉपर्टीज में जो मोर ऑफन हम यूज करते हैं एक्चुअली वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट पार्ट तो बताना है आपको कि कौन सा 4 प्रॉपर्टीज में से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से किसको ज्यादा यूज करते हो मॉलिक्यूलर मास के लिए, तो आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्यों यूज करते हो ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर एबनॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन फॉर मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। सारी प्रॉपर्टीज आप काउंट करिए, इनको एबनॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, इनको टेम्परेचर एबनॉर्मल चाहिए। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, इजिली हो जाता है, तो हमको कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना लार्ज होता है कि लार्ज आपके मैग्नीट्यूड में जो कैलकुलेशंस होंगी, मेजरेबल जो कैलकुलेशंस होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होंगी। ठीक है, इट हैज मोर प्रिसाइज मेजरेबल प्रॉपर्टीज देन अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर वी डिटरमाइन मोल्स ऑफ अननोन सॉल्यूट फ्रॉम मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और एक और चीज आती है इसमें, मोलैरिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, फिर सॉल्यूट के हम आपके सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं, फिर मोल्स के थ्रू जो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, और किस में कैलकुलेट करते हैं हम, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में करते हैं हम कैलकुलेट, तो दैट वे इस कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये पूरा सेक्शन था स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के 10 क्वेश्चंस थे ये। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोटबुक लेके बैठेंगे, नोटबुक पेन लेके सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे। आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो इसको स्क्रीन को पॉज करके समझेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। जो 3rd क्वेश्चन है वो 3rd क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है। थैंक यू।